हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कस किया था, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ पेपर्स, और फिर स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ पेपर्स को देखेंगे और फिर एक एक पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उस पेपर का सिलेबस क्या है, उस पर्टिकुलर पेपर का पैटर्न क्या रहता है और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसके साथ ही हम मेंस के कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस भी करेंगे और लास्ट में हम लोग टॉपर्स मार्क्स और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इस एग्जाम के पैटर्न को समझा था, यानी कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और फिर हमने प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में वो हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था वो प्लीज उस वीडियो को देखकर इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को समझ सकते हैं, राइट। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। डोंट बी द सेम, बी बेटर, राइट। अब हम समझते हैं इस एग्जाम में जो मेंस का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेंस का एग्जाम होता है उत्तराखंड पीसीएस में, वो एक तो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि यहाँ आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। दूसरी बात यह है कि जो एग्जाम होता है टोटल 1500 मार्क्स का होता है। और अगर बात करें कि इस एग्जाम में टोटल पेपर्स कितने होते हैं, तो इस एग्जाम में टोटल 7 पेपर होते हैं। अब ये 7 पेपर कौन कौन से, आइए उनको देखते हैं। पेपर फर्स्ट लैंग्वेज, पेपर सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, पेपर थर्ड इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर फोर्थ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पेपर फिफ्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पेपर सिक्स जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर सेवन जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। अब देखिए, इन सभी पेपर को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है लैंग्वेज का वो 300 मार्क्स का है, बाकी के सारे पेपर 200 मार्क्स के हैं और सभी पेपर्स के लिए 3 घंटे का टाइम अलॉटेड है, राइट। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें हैं कि यू हैव द ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लैंग्वेज पेपर। यानी कि मुख्य परीक्षा में आप हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी में भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन भाषा का जो पेपर है वो आपको हिंदी में ही लिखना होगा। हालांकि हम लोग आगे देखेंगे कि इस भाषा के पेपर में निबंध भी आता है और निबंध में ये आपके पास ऑप्शन है कि चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें, चाहे आप वो हिंदी में लिखें, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न एंड पेपर्स। अब अगर हम इसको कंपेयर करें यूपीएससी मेंस एग्जाम से, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी में जो मेंस का एग्जाम होता है टोटल 1750 मार्क्स का होता है और वहां पर 7 नहीं बल्कि 9 पेपर होते हैं। एक बिग डिफरेंस ये है उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कि उत्तराखंड पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता है, जबकि यूपीएससी मेंस एग्जाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर उत्तराखंड की मेंस परीक्षा और यूपीएससी मेंस परीक्षा में है। इसके अलावा वहाँ जो 9 पेपर होते हैं उसमें भी एक पेपर लैंग्वेज का होता है, यानी इंडियन लैंग्वेज, जो कि 300 मार्क्स का होता है, और एक पेपर इंग्लिश का होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। ये दोनों कंपलसरी पेपर होते हैं और क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, राइट। क्वालिफाइंग होने का मतलब अगर आप इन पेपर में किसी में भी फेल हो जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं, तो आपका कोई भी इवैल्यूएशन किसी भी पेपर का नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से एक और अंतर ये है कि सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। इसलिए ये पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप इन माइंड कि सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, बट उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, बल्कि ये पेपर अगर हम देखें ओवरऑल तो बहुत डिसाइसिव है आपके सिलेक्शन के लिए, राइट। इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे, ओके। तो अब तक हमने ये समझा कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल कितने पेपर्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा से ये किस मायने में अलग है, राइट। अब हम इसमें से एक एक पेपर को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, यानी लैंग्वेज पेपर की, भाषा के पेपर की। इससे पहले कि हम इस पेपर के सिलेबस पे डिस्कस करें, इस पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है
कि ये जो पेपर है ये 300 मार्क्स का है, जबकि हमने देखा था कि बाकी के जो पेपर्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब अगर हम 300 मार्क्स का सेग्रीगेशन करें, तो इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं और 130 मार्क्स के 2 एसेस, 2 निबंध इस पेपर में आते हैं, राइट? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पेपर में आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, राइट? स्पेशली अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं और आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो ये पेपर आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, राइट? हालाँकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं, वो भी इस पेपर को कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लाइटली ले लेते हैं। वो इस पेपर को इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए इस पेपर को हम ईज़िली कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने इस पेपर को लाइटली लिया और अनफॉर्च्यूनेटली वो इस पेपर को क्वालीफाई नहीं कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पेपर काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया है, तो बहुत चांसेस है कि इस पेपर को आप कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आपने इस पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और इस पेपर में आप अच्छा कर पाते हैं, तो दिस पेपर कैन मेक अ बिग डिफरेंस, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पेपर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ दिस पेपर। आइए अब हम इस पेपर के सिलेबस को देखते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक मेंशन है, दैट इज़ राजभाषा परिनियमावली, जो जहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फिर शब्द रचना 25 मार्क्स, यानी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग एंड ऑल दीज़। फिर शब्द विवेक 25 मार्क्स, इसमें तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। एंड फिर देन शब्द शुद्धि, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वाक्य रचना से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से भाषा का मानकीकरण, यहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और फिर लोकोक्ति एवं मुहावरे, जो कि 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएँगे। इसी तरीके से एक अपठित गद्यांश से एक प्रश्न होगा, जो कि 15 नंबर का होगा और फिर लेटर राइटिंग, यानी कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप आपसे पूछे जाएँगे। कौन-कौन से पत्र पूछे जाएँगे वो क्लियरली इसमें मेंशन है, राइट? जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र आदि। फिर इसके बाद टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण, यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर लास्ट में हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन आदि, यहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट? तो ये हिंदी भाषा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। जनरल इंग्लिश, यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 10 नंबर का होगा। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश इनटू हिंदी, 5 मार्क्स। फिर उसके बाद कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, 5 मार्क्स। तो ओवरऑल 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 130 मार्क्स के निबंध आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 2 निबंध आपको लिखने होंगे। इसमें जो पहला निबंध होगा वो 55 मार्क्स का होगा और जो आपको लिखना होगा कुल 500 शब्दों में, 500 वर्ड्स में, राइट? ये जो पहला निबंध लिखना होगा, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, यानी सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड। या तो यहाँ से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, या उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, उत्तराखंड का साहित्य, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी निबंध आपको इसमें लिखना होगा, राइट? दूसरा जो निबंध आपको लिखना होगा वो 75 मार्क्स का होगा और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 700 होगी। ये जो दूसरा निबंध है ये बेसिकली नेशनल इश्यूज से रिलेटेड होगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, करंट इवेंट से हो सकता है, या ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया। तो इनसे जुड़े हुए जो इश्यूज होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वहां से निबंध आएगा जो आपको इसमें लिखना होगा, राइट? देखिए यहाँ पर नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि इट इज असेंशियल टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। इसके बारे में मैं पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ पेपर 1, दैट इज लैंग्वेज पेपर। ये अब तक हमने लैंग्वेज यानी कि जो भाषा का पेपर है उसके सिलेबस को समझा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस पेपर में हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा हमने पहले देखा था कि ये प्रश्न पत्र जो है 300 नंबर का है और उस 300 नंबर में से 150 नंबर के प्रश्न हिंदी से आते हैं। अब हिंदी में भी 150 में से 80 से 100 नंबर के प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं, जैसे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे एंड ऑल दीज।
अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां आपको परिभाषा लिखनी होती है और उदाहरण भी देना होता है। तो इट विल बी बेटर कि आप शॉर्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बना लें, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि इन हिंदी यू हैव टू फोकस मोर ऑन ग्रामर। आपको व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप बहुत अच्छे से इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से डायरेक्टली टॉपिक से उठाकर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, राइट? जैसे कि राजभाषा परिनियमावली, जहाँ से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी भाषा का मानकीकरण, वहाँ से भी 10 नंबर का प्रश्न आता है। और हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, वहाँ से भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, राइट? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सीधा-सीधा प्रश्न आएगा, कोई घुमा-फिरा के प्रश्न नहीं आएगा, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक से आए थे, जैसे 2012 में एक प्रश्न था, राजभाषा परिनियमावली के विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। अब ये 125 वर्ड्स में लिखना था और जो है 10 नंबर का प्रश्न था ये सीधा-सीधा, राइट? इसी तरीके से हिंदी वर्तनी का मानकीकरण अथवा हिंदी खड़ी बोली व्याकरण का मानकीकरण अथवा देवनागरी लिपि का मानकीकरण अथवा हिंदी उच्चारण का मानकीकरण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। और तो ये भी 125 वर्ड्स में लिखना था और ये भी 10 नंबर का ही प्रश्न था। 2016 में एक प्रश्न आया, भारतीय संविधान में 1955 से 1967 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए, राइट? तो देखिए सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं, यहाँ पर कोई घुमा-फिरा के प्रश्न आपको नहीं आएँगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? करना ये है कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और इंटरनेट का यूज़ करके पहले से ही इन टॉपिक से रिलेटेड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट यू विल नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट द आंसर। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी और सोचने के लिए टाइम तो वैसे भी बहुत कम होता है इस पेपर में, राइट? अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स, कुछ क्वेश्चंस जो है वो पत्र लेखन से संबंधित भी आते हैं, जैसे कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लें, जैसे कि शासकीय पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएँ और प्रारूप आदि। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदी सेक्शन ऑफ पेपर 1, राइट? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको फोकस करना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऐसे, अब अगर हम निबंध की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था, हमें 2 निबंध लिखने होते हैं। पहला निबंध 500 वर्ड्स में और दूसरा निबंध 700 वर्ड्स में। और यहाँ आपके पास यू हैव ऑप्शन कि आइदर यू कैन राइट इन हिंदी और इन इंग्लिश। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में निबंध लिख सकते हैं, जबकि बाकी सारा पेपर आपको केवल हिंदी में ही करना होता है, राइट? अब देखिए निबंध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं 1-2 बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात ये है कि निबंध लिखने के लिए सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर 2-3 मिनट का समय लगता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 2-3 मिनट के समय में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस टॉपिक पर सबसे अच्छा निबंध लिख सकते हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इनफ कंटेंट्स एंड फैक्ट्स हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि यूपीएससी की तरह आपके पास यहाँ ना तो शब्द सीमा बहुत अधिक है और ना ही समय आपके पास बहुत अधिक है। इसलिए आपको बहुत कम समय में एक अच्छा निबंध लिखना है। यूपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ भी 2 निबंध लिखने होते हैं जो कि 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं और आपके पास 3 घंटे का समय होता है। तो वहाँ शब्द सीमा भी अधिक है, जिससे कि आपके पास चीज़ों को और अच्छे से इलैबोरेट करके लिखने के का स्कोप है और समय भी ज़्यादा है। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस में ऐसा नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कन्वेंशनल टॉपिक पर निबंध लिखने को थोड़ा अवॉइड करिए। राइट? आप किसी ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन करिए जो करंट से रिलेटेड हो, क्योंकि वहाँ आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर पाएँगे, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना अधिक होगी। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो निबंध आता है, उसमें अगर सिलेबस में हम जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं उसको देखें, तो जैसे कि देखिए पहला जो टॉपिक था सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला। तो अगर आप ऐसे टॉपिक को निबंध लिखने के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, तो टॉपिक बुरा नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड की लोकल स्थानीय संस्कृति, जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से अगर आप अवेयर नहीं है, तो आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छा निबंध नहीं लिख पाएँगे। इसी तरीके से एक दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड का साहित्य, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड। तो इस ऐसे टॉपिक में भी आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। केवल तभी आप अच्छा लिख पाएँगे, क्योंकि हमें केवल फालतू की बातें निबंध में नहीं लिखनी है ना? आपके पास अच्छे फैक्ट्स होने चाहिए, अच्छे आपके पास कंटेंट्स होने चाहिए, तभी आप ऐसे टॉपिक से रिलेटेड निबंध लिख पाएँगे।
वहीं अगर आप किसी करंट से रिलेटेड टॉपिक पर निबंध लिखते हैं, तो आपके पास ये स्कोप ज़्यादा है कि आप अच्छे से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? हालाँकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने किसी कन्वेंशनल टॉपिक पर निबंध लिखा, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए, राइट? इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करें निबंध लिखने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, राइट? आप कितना चीज़ों को वाइड एस्पेक्ट में समझ के उनको कोरिलेट कर सकते हैं, करेक्ट? अब देखिए, अगर बात करें कि निबंध की अच्छी तैयारी कैसे की जाए, तो देखिए इसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितने टॉपिक सिलेबस पे मेंशन हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई किसी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर में या कहीं और इंटरनेट वगैरह पे कोई अच्छा आर्टिकल आपको मिलता है, तो उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के उसको समराइज़ कर लेना चाहिए और पॉइंट फॉर्म में अपनी डायरी या रजिस्टर में नोट कर लेना चाहिए। इससे आपके कंटेंट डेवलप हो जाएँगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में ये कंटेंट्स ही आपको काम आएँगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने 8-10 निबंध तैयार कर लिए या आप बाज़ार से कोई बहुत अच्छी-सी बुक खरीद कर ले आए और वहाँ से आपने निबंध को रट लिया और एग्ज़ाम में जाके आप उन निबंध को लिख कर आ जाएँ और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएँगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बेसिकली निबंध में आपकी अप्रोच रिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो अगर आप रटा-रटाया निबंध लिखेंगे, तो कभी भी आप अच्छा स्कोर निबंध में नहीं कर पाएँगे। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि निबंध के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका एंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अगर हम एंड की बात करें, तो जब भी आप निबंध खत्म करें, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ आप अपना निबंध खत्म करें। सपोज़ आपने अपने निबंध में किसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है या कोई क्वेश्चन रेज़ किया है, तो केवल उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके या उस क्वेश्चन को उठाकर मत छोड़ दीजिए। 1-2 लाइन में उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करिए, बिकॉज़ इससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट होगी, आपकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? तो जब भी आप निबंध खत्म करें, नकारात्मक सोच के साथ नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ खत्म करिए। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अपना निबंध खत्म करिए। इससे आपको डेफ़िनेटली 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी एक बात और है कि निबंध के लिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप वीक में 1 या 2 बार निबंध को लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इससे ना केवल आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, बल्कि आपके कंटेंट्स आपके माइंड में फिट हो जाएँगे और जब आप एग्ज़ाम में निबंध लिखेंगे, तो आपको निबंध लिखते हुए सोचना नहीं पड़ेगा। बीच-बीच में रुक कर आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आप स्पीड मेंटेन करते हुए, एक अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए अपने निबंध को पूरा कर पाएँगे, राइट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऐसे। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इनको आप फ़ॉलो करिएगा तो डेफ़िनिटली आप निबंध के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और बातों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे, उसमें हम अच्छे से और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब तक हमने ये समझा कि पेपर 1 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वो कौन से कोर एरियाज़ हैं जिन पर फ़ोकस करके हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस पेपर। अब इस पेपर के पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं और जब पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, ये जो पेपर है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? अब ये जो डिवाइडेशन किया गया है ये वर्ड लिमिट के आधार पे किया गया है। यानी पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे उनकी वर्ड लिमिट होगी 20, पार्ट 2 के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 50, पार्ट 3 के क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट जो है वो 125 और पार्ट 4 की जो वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, राइट? तो कुल मिला के 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। 20 शब्द वाले क्वेश्चन, 50 शब्दों वाले क्वेश्चन, 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस और 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, राइट? अब आइए एक-एक पार्ट को हम लोग और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए पार्ट 1 जो है उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 15, राइट? इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे 10 क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, वर्ड लिमिट वही 20 होगी और जो 5 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्कर होंगे लेकिन वर्ड लिमिट वही 20 होगी, राइट? तो इसके लिए अगर हम टोटल वर्ड्स निकालें कि पार्ट 1 में हमें लगभग कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो ऑल अबाउट 300 वर्ड्स जो है हमें पार्ट 1 में लिखने हैं। इसी तरीके से अगर टाइम को कैलकुलेट करें, तो लगभग 17 मिनट का टाइम निकल के आ रहा है जिसमें हमें पार्ट 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी अप्रॉक्स 1 मिनट पर क्वेश्चन। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, राइट? इसी तरीके से पार्ट सेकंड जो है वहाँ टोटल वर्ड्स हमें लिखने होंगे 550, यानी 550 शब्द हमें लिखने होंगे और फिर इसके भी अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो लगभग 28 मिनट, यानी कि अप्रॉक्स 2.5 मिनट में 2.5 मिनट्स में हमें एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? पार्ट थर्ड की अगर बात करें तो 125 वर्ड्स वहाँ लिमिट है और टोटल क्वेश्चन है 5, दैट इज 625 वर्ड्स हमें यहाँ लिखने हैं और इसके लिए हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है वो है 35 मिनट्स, यानी अप्रॉक्स 7 मिनट पर क्वेश्चन आपको इसके लिए देना है।
राइट। इसी तरीके से पार्ट 4 में जो वर्ड लिमिट है 250 और यहाँ हमारे जो टोटल वर्ड्स निकल के आ रहे हैं दैट इज 750 वर्ड्स, और इसके लिए हमारा टाइम अगर हमने कैलकुलेट करें तो 40 मिनट्स निकल के आ रहा है, यानी अप्रोक्स 12.5 मिनट पर क्वेश्चन हमें जो है इसके लिए देना होगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसे की बात करें तो जो पहला ऐसे है 500 वर्ड्स उसके लिए 25 मिनट्स, और जो सेकंड ऐसे है 700 वर्ड्स उसके लिए 35 मिनट्स। यानी पहला ऐसे 25 मिनट में हमें हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। इसमें आपको सोचना भी है, अपना सिनॉप्सिस भी बनाना है और आंसर राइटिंग भी करनी है, राइट। और जो सेकंड निबंध है उसके लिए 35 मिनट्स। तो ओवरऑल इस पेपर में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऐसे दैट इज 36, और जो टोटल वर्ड्स निकल के आ रहे हैं इस पेपर में एग्जैक्ट निकल के आ रहे हैं 3425 वर्ड्स। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्स 3500 वर्ड्स आपको इस पेपर में 3 घंटे में लिखने हैं, राइट। अब अप्रोक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर 20 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे पेपर में क्वेश्चन तो वर्ड्स तो नहीं काउंट करेंगे, तो 20 का है तो 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। जहां तक हो सके प्लीज ट्राई टू फॉलो द वर्ड लिमिट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा वर्ड्स में चला जाता है, तो ये थोड़ा सा मैं ध्यान रखना। तो ऑल अबाउट 3500 शब्द हमें जो है 3 घंटे में लिखना है, यानी कि अगर हम देखें तो पर मिनट 20 वर्ड्स जो है वो हमें लिखने ही होंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ये हमने इसलिए सारी चीजें मेंशन की हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी पेपर होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से नहीं किया तो ये पेपर बहुत चांसेस है आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके ये माइंड में रहेगा कि मैं पार्ट 1 को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना, पार्ट सेकंड को कितने में कर लेना, पार्ट थर्ड और फोर्थ को कितने टाइम में कर लेना, और निबंध ऐसे हमें कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो आई होप कि इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने में। ओके, सो अब तक हमने इस पेपर के पैटर्न को समझा, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने कितने वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। 2016 का जो मेंस का पेपर हुआ था वहां से कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं, जिससे कि आपको इस पेपर की और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है लैंग्वेज के पेपर में। देखिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। सरल वाक्य में इसको कन्वर्ट करना। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बस हो गया रहने दो। उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं। तो ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आते हैं जिनकी वर्ड लिमिट 20 है, राइट। इसी तरीके से जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समूहवाची संज्ञा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कारक हैं। पृथ्वी जल पावक गगन समीर से हमारा शरीर निर्मित है। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, 20 इसकी वर्ड लिमिट है, राइट। आधि व्याधि का अर्थ भेद स्पष्ट करते हुए 2 वाक्य बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकिंचन और घातक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इंडोर्समेंट तथा फुटनोट शब्दों का हिंदी रूपांतरण कीजिए, राइट। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है वो हमने देख लिया, राइट। इसी तरीके से अब जो 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं आइए उनको देखते हैं। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द लिखिए, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि, अभ्युदय, उच्छ्वास, निश्चेत और सच्चरित्र। तो ये जो क्वेश्चन है 5 मार्कर है। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, रिराइट द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली। एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको करेक्ट करके आपने लिखना है, राइट। अब हम कुछ 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में सन 1955 से 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए? 125 वर्ड्स में लिखना था, 10 नंबर का ये प्रश्न था। इसी तरीके से कुछ प्रश्न लोकोक्ति और मुहावरे से आते हैं, जिसमें लगभग 5 लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं। उनको उनका अर्थ लिख के उनको वाक्य में प्रयोग करके आपने बताना होता है, राइट। अब हम 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चन देखें तो इसमें सबसे पहले एक पैसेज, इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इसमें एक पैसेज दिया हुआ, उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको करने हैं, राइट। 250 वर्ड्स का है। इसी तरीके से लेटर राइटिंग से एक प्रश्न है, अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। ये 250 शब्द का प्रश्न है और 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए, लेटर राइटिंग हमने पहले भी बात की थी, पत्र लेखन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 पूछेगा आपसे, अगर 1 पूछेगा तो 20 नंबर का है। आप देखिए ये प्रश्न तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए जितने भी प्रकार के पत्र मेंशन किए हुए हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, आप प्लीज़ उनको अच्छे से उनके नोट्स बनाएँ, उनकी परिभाषा लिखिए, उनकी विशेषता क्या है, और बार-बार उनको
एग्ज़ाम में जाने से पहले लिखने का अभ्यास कर लीजिए। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेटर राइटिंग में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे विराम आना चाहिए, संबोधन क्या होना चाहिए, उस पत्र की समाप्ति कैसी होनी चाहिए। तो अगर इनमें आप मिस्टेक करेंगे तो आप डेफ़िनिटली मार्क्स को जो है खो देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखने का अभ्यास करें, तभी परफेक्शन आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। 20 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। अब हम बात करें ऐसे की, तो जैसा कि हमने देखा था कि 2 ऐसे पूछे जाएँगे जो कि 130 मार्क्स के होंगे। पहला ऐसे 55 नंबर का होगा और दूसरा ऐसे 75 नंबर का होगा। पहला जो ऐसे होगा उसकी शब्द सीमा 500 है और दूसरा है वो 700 वर्ड्स है। पहले ऐसे में उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जैसे कि 2016 से हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें जो ऐसे पूछे गए थे, उत्तराखंड की लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर ऑफ उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी ऑफ देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड का कथा साहित्य फिक्शन ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस ऑफ वीमन इन उत्तराखंड। तो किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना था इसमें से, ठीक। इसी तरीके से नेशनल इश्यूज वाले जो टॉपिक है, उससे जो प्रश्न जो निबंध पूछे गए थे 2016 में, वो आपके सामने है, राइट। निबंध के पेपर में एक चीज़ है, हमने पहले भी कहा था, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ कि निबंध को आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है, राइट। अगर आप हिंदी मीडियम से लेकिन आपको ये लगता है कि मैं इंग्लिश में निबंध ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, तो यू कैन डू दैट। आपके पास ये छूट है, ये अवसर है कि आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। बाकी सारा पेपर आपको हिंदी में ही करना होगा, लेकिन निबंध में आपके पास ये ऑप्शन रहता है। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम मैनुअल है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2015 में। ये थर्ड अमेंडमेंट था और इस अमेंडमेंट में कुछ बातें इंक्लूड की गई। जैसे पहली बात तो ये है, आपके स्क्रीन पे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेंस का जो पेपर है, 1500 मार्क्स का जो मेंस की परीक्षा होती है, उसमें एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिफाइन किया गया है कैटेगरी वाइज, राइट। जैसे कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 में से 40% मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेरिट में शामिल होंगे, अदरवाइज नहीं। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 35% है और एससी एसटी के लिए 30% का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा गया है मेंस के लिए। ओनली देन यू विल बी इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट में जो थर्ड अमेंडमेंट था उसमें ये चीज़ इंक्लूड की गई थी, राइट। इसी तरीके से इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि देखिए, हमें ये पता था कि भाषा का जो पेपर होता है उसमें 35% मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, ये हमने पहले देखा था। अब जो ये थर्ड अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट में एक नई चीज़ ये हुई कि 2012 का जो पेपर था उसमें तो केवल भाषा के पेपर ही क्वालिफाइंग था, लेकिन 2015 में अमेंडमेंट करने के बाद 2016 में जो पेपर हुआ, मेंस की जो परीक्षा हुई, उसमें एक नया नियम ये जोड़ा गया कि अब केवल भाषा के पेपर में नहीं बल्कि सभी पेपर में, यानी इंडिविजुअल कट ऑफ डिफाइन कर दिया गया है। सभी पेपर में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, राइट। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग परसेंटेज है इसके लिए। जैसे कि फॉर जनरल कैंडिडेट ये 35% है, ओबीसी के लिए 30% है और एससी एसटी के लिए 25% है, राइट। तो अगर इससे कम मार्क्स अगर आप किसी पेपर में लाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा एक केस हुआ था 2016 के पेपर में, एक कैंडिडेट के एक पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर में अबव एवरेज मार्क्स थे, लेकिन एक पेपर में क्या हुआ कि उनके मार्क्स 35% से कम थे, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। तो आप ये समझें कि आपके लिए केवल भाषा का ही नहीं, लेकिन अब तो सारे पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सभी पेपर में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में शायद जानकारी ना हो, इसलिए हमें लगा कि हमें इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए, राइट। तो अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि भाषा के पेपर के साथ ही साथ इंडिविजुअली हर पेपर में आपको एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भाषा का पेपर है जिसमें 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, वो सभी कैटेगरी के लिए है। आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, सभी के लिए 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरे पेपर हैं, जो बाकी के पेपर हैं, उसमें कैटेगरी वाइज़ जो है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अलग-अलग है, राइट? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 35%, 30% और 25%, राइट? तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को जाना उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के बारे में। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम पेपर सेकंड से पेपर 6 तक के जो पेपर होते हैं उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। हमने पेपर 1 के पैटर्न को समझ लिया। अब पेपर 2 से लेकर 6 तक के जो पेपर होते हैं उसका पैटर्न क्या रहता है हम उस पे देखते हैं।
देखिए पेपर सेकंड से सिक्स तक के जो पेपर है, ये जो पेपर है ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और हर पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग-अलग हैं, राइट? जैसे पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ आपके पास ऑप्शंस है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। जबकि पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई छूट आपको नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, राइट? इसी तरीके से मार्क्स का भी अलॉटमेंट देखें तो पार्ट 1 में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सेकंड में 50 मार्क्स के और पार्ट थर्ड में 40 मार्क्स के, पार्ट फोर्थ में 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो देखिए जैसे यूपीएससी में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो सेम मार्क्स के होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, यानी 2 मार्कर, 5 मार्क्स मार्कर, 8 मार्कर और 16 मार्कर। यानी 4 तरह के प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और 16 नंबर वाले प्रश्न, राइट? तो पार्ट वाइज मैंने आपको बता दिया किस पार्ट से कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, राइट? इसी तरीके से वर्ड लिमिट को भी 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 125 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। तो अगर हम पार्ट वाइज देखें कि हमें किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस लिखने हैं और टाइम क्या होना चाहिए उसके लिए, तो जैसा हमने फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर में देखा था, यहाँ पर भी हम उसको देख सकते हैं। जो पार्ट 1 है, जिसकी वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स, वहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपको 20 वर्ड्स में लिखना है, उसमें टोटल 300 वर्ड्स लिखने हैं आपको और इसके लिए जो टाइम निकल के आता है 3 घंटे में से, दैट इज़ 20 मिनट्स, राइट? तो 20 मिनट में आपको जो है 300 वर्ड्स लिखने हैं और 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से पार्ट सेकंड जो है, वहाँ पर जो टोटल वर्ड्स आते हैं वो 500 है ना? यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 10 जो कि 50 नंबर के होंगे, 5 नंबर का एक प्रश्न होगा और वर्ड्स जो आपको लिखने होंगे वो 500 निकल के आते हैं। यानी कि ऑल अबाउट लगभग हाफ एन आवर आपके पास होगा पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट? इसी तरीके से पार्ट थर्ड जो है, यहाँ पे 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए जो टाइम है उसके लिए जो वर्ड लिमिट है दैट इज 625, यानी टोटल वर्ड्स जो लिखने हैं वो 625 हैं और इसके लिए जो टाइम है 42 मिनट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो निकल के आता है, राइट? इसी तरीके से पार्ट 4 जहाँ पे 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1250 वर्ड्स जो है वो आपको लिखने हैं और इसके लिए टाइम कैलकुलेट करने पे निकलता है 85 मिनट। यानी कि आपको अ, कितना टाइम किस पार्ट को देना है, ये यहाँ से थोड़ा-सा क्लियर आप कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर अगर हम देखें, तो पेपर सेकंड से लेकर पेपर 6 तक जो है उसका पैटर्न सेम है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 39 और टोटल जो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं अराउंड 2700 जो है, या 2800 आप मान के चलें कि 3 घंटे में वो आपको लिखने हैं, राइट? अब ये एनालिसिस हमने सिर्फ इसलिए किया है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ। आप शुरुआत से ही अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाए, तो मे बी कि आप अपना पेपर को कंप्लीट ना कर पाएँ। देखिए, किसी भी हाल में पेपर तो पूरा करके ही आना है, पेपर को छोड़ के नहीं आना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप स्टार्टिंग से ही अपने टाइम को मैनेज करके चलें, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें। तो ये एनालिसिस हमने सिर्फ इसीलिए किया है कि आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और जब आप घर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो इसी के अकॉर्डिंग करिए। जिससे आपको पेपर में बहुत कन्वीनियंस होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये बात, राइट? तो आप देख सकते हैं यानी कि ऑल ओवर पर मिनट आपको जो है 15 वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, करेक्ट? तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम एक-एक पेपर को अब डिस्कस करते हैं। पेपर सेकंड जो है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। अब इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए ये जो पेपर सेकंड है हिस्ट्री का, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। सिलेबस को अगर आप देखें तो बहुत वास्ट सिलेबस है, राइट? बट कुछ कोर एरियाज़ हैं जिन पर आप अच्छे से काम करेंगे तो इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो यूपीएससी मेंस परीक्षा होती है वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हियर इन उत्तराखंड क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री आर नॉट आस्क्ड, करेक्ट? तो यहाँ पे विश्व इतिहास आपको स्टडी नहीं करना है, केवल भारत का इतिहास पढ़िए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, राष्ट्रीय आंदोलन और स्पेशली आपको पढ़ना है उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, करेक्ट? तो ये आप देख सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2016 के मेंस के पेपर से। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो सबसे पहले 20 वर्ड्स क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। भास्कराचार्य कौन थे? लखनऊ समझौते के मुख्य दोष क्या थे? व्हाट डू यू नो अबाउट पंचप्रयाग? तो 20 वर्ड्स में लिखना है, सीधे-सीधे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, राइट? बहुत कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं लाइक यूपीएससी। तो यहाँ आपको अपना स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, करेक्ट?
देखिए मेंस में ना प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब आप पंचप्रयाग लिख रहे हैं तो यहाँ तो 20 वर्ड्स में आपके पास स्कोप नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा आपको स्कोप मिले तो आप मैप बना के उसको जो है लोकेट करके भी बता सकते हैं, तो आपको थोड़े और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से 50 वर्ड्स वाले कुछ क्वेश्चन है। थ्रो लाइट ऑन एपिग्राफिक एविडेंसेस रिलेटेड टू हुना इन्वेजन ऑन इंडिया। भारत पर हुण आक्रमण से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। तो 50 वर्ड्स में था ये, राइट। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री से पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बलबन्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन की रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट गढ़वाल पेंटिंग। तो गढ़वाली चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, आपको अपनी अप्रोच डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है प्रोबेबली इनसे। इसी तरीके से मिडिवल से कुछ और क्वेश्चन हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एजुकेशन एंड लिटरेरी डेवलपमेंट अंडर शाहजहां पीरियड। शाहजहां के काल में शिक्षा एवं साहित्यिक विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसी तरीके से व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो ये 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे डिस्क्राइब द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। 250 वर्ड्स में लिखना है कि बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं का वर्णन करिए। फिर चंद वंश के शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए आंसर राइटिंग की, राइट। धीरे धीरे जब आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। कभी भी ऐसा मत करिए कि नहीं हम तो बाद में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। हमेशा कल पे मत टालते रहिए, टुमारो नेवर कम्स। पहले दिन से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। गलत लिखेंगे कोई बात नहीं है, लिखते लिखते वो चीज़ ठीक होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने मेंस में जाने से पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये पेपर सेकंड था। अब हम पेपर थर्ड की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पेपर थर्ड का सिलेबस है। इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं सिलेबस से लेकर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, पंचायती राज, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड सोशल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उत्तराखंड स्टेट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्ट्स, और फिर करंट इवेंट्स, राइट। तो ये पेपर भी थोड़ा सा अगर हम देखें इसको तो सिलेबस तो इसका भी बहुत वास्ट है ना। और यहाँ ना केवल आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे देखिए हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स आपको पढ़नी है, सोशल लेजिस्लेशन जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा प्लीज़, ज़रूर ज़रूर, और उसी के अकॉर्डिंग अपने कुछ नोट्स मेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। अब मोर ओवर यहाँ पर आपको आईआर भी प्रिपरेशन करना है। इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके शॉर्ट में पहले से ही नोट्स बना लीजिए, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा और सिलेबस को अच्छे से स्टडी करके और फिर आप जो है खुद का अपना सिलेबस रीडिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से नोट्स ज़रूर बना लीजिए, करेक्ट। अब इस पेपर के लिए जितने भी पेपर हम आपको बता रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होंगे, इस पे हमने लास्ट में मेंशन किया हुआ, तो हम लास्ट में देखेंगे। देखिए अब पॉलिटी से जो ये थर्ड पेपर था, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमने फिर से आपके लिए दिए हुए हैं 2016 के पेपर से, जैसे कि डोली योजना क्या है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, नोटा क्या है, H1B वीजा क्या है। तो सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं है। पंचशील से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पंचशील। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से ये क्वेश्चन आ गया। ब्रेग्जिट क्या है, ये करंट इवेंट से आ गया क्वेश्चन, है ना। उत्तराखंड की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एक देखिए स्कीम, आपको जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं खासतौर से उत्तराखंड से जुड़ी हुई वो सब आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति का वर्णन करिए। डिस्कस द पोजीशन ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड स्टेट। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तराखंड की पंचायती राज संस्था में महिलाओं की सहभागिता भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ वीमन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड। तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन को आप घर पे जो है लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचें और फिर उसके बाद आंसर लिख पाएँ, ठीक है। फिर कुछ और क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सिंपल से, जैसे हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेपर फोर्थ की, दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस पेपर में कुछ सब टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर,
यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, ज्योग्राफिकल फिनोमिना यानी भौगोलिक घटनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, एग्रीकल्चर कृषि, इंडस्ट्रीज उद्योग, पॉपुलेशन, मेन ट्राइब्स यानी प्रमुख जनजातियां, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ट्रेड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। और लास्ट में आपको ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड को भी अच्छे से स्टडी कर लेना। तो ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, डिटेल में आप लोग जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, और उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। करेक्ट। अब इस पेपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइए उनको देखते हैं। उत्तराखंड में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाले 3 भ्रंशों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 3 थ्रस्ट सेपरेटिंग द 3 मेन माउंटेन रेंजेस इन उत्तराखंड। तो 20 वर्ड्स में आपको ये लिखना था। इसी तरीके से व्हाई डज द वेस्ट कोस्टल लोलैंड्स ऑफ इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में अत्यधिक वर्षा के क्या कारण है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है। इसी तरीके से 50 वर्ड्स वाले कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। राइट। जैसे कमेंट ऑन अल्नीनो इफेक्ट, अल्नीनो प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। भारत में चावल की खेती की कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। 125 वर्ड से क्वेश्चन देखें तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकारों का वर्णन करिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिडकुल ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के सिडकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी आपको स्टडी करनी है। राइट। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, टेहरी टेहरी जल विद्युत परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चन को एनालाइज करके आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि ज्योग्राफी में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं 5th पेपर की, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अब इस पेपर में जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्लानिंग एंड फॉरेन ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। राइट। तो इसमें इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड को भी आपको स्टडी करना है अच्छे से। उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है। राइट। और स्पेशली आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज हैं या कुछ और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, वीमन एम्पावरमेंट हो गया, लिकर बैन हो गया, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो इम्पोर्टेंट सोशल सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स आती हैं फॉर वीमन, एससी एंड एसटीज, उन सबको आपको बहुत अच्छे से इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। राइट। बेटर होगा कि आप ऐसी चीज़ों के शॉर्ट में नोट्स बना लें। तो इसके लिए फिर आपको करंट से भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो आपको नोट डाउन करके रख लेनी होंगी। करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे देखिए, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो न्यूनतम समर्थन कीमत क्या है। व्हाट आर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में वन आधारित उद्योग कौन से हैं। इसी तरीके से व्हाट आर द मेन टैक्स सोर्सेज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, विच टैक्स गिव्स द हाईएस्ट रेवेन्यू। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, बट आपको इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। राइट। इसी तरीके से 50 वर्ड्स कुछ क्वेश्चन है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में संक्षेप में बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन या बहुत एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और टू द पॉइंट ही आपको आंसर लिखना है। करेक्ट। इसी तरीके से 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि वाई इन्वायरमेंट इज अ मेजर इशू इन उत्तराखंड, एक्सप्लेन, उत्तराखंड में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, समझाइए। तो थोड़ा सा करंट से ज़रूर अपडेट रहिएगा। जब भी आप कोई आंसर लिखें तो उसमें अगर आप करंट से चीज़ें इंक्लूड करके डाल देते हैं तो डेफिनेटली आपको 1-2 मार्क्स का फ़ायदा ही होता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये कुछ 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखें तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स इन क्रिएटिंग वर्ल्ड बैंक, स्टेट द मेन प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द लैंडिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक। विश्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य थे और बैंक की ऋण नीति के मुख्य सिद्धांतों को बताइए। राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कहाँ पे फोकस रहता है। ठीक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 6th पेपर, दैट इज जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये पेपर जो है वो थोड़ा सा
टफ पेपर है, अगर मैं ये कहूँ। टफ इन द सेंस कि बहुत चैलेंजिंग है, टफ भी नहीं तो चैलेंजिंग तो कह ही सकते हैं इस पेपर को, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, देयर इज अ लॉट टू कवर, राइट। इसमें फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चंस हैं, राइट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये पेपर वाक़ई में बहुत चैलेंजिंग है, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो सकता है ना? अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि कम से कम जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना? या जो लाइफ साइंसेज़ या बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे टॉपिक्स को तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए आप, राइट? तो जो कोर एरियाज़ हैं, राइट? उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए और इसमें आप ज़्यादा फ़ोकस रखिए टेक्नोलॉजी पार्ट पे। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पूछता है, रोबोटिक्स पूछ लेता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूछ लेता है, तो ऐसे पार्ट को अच्छे से तैयार किया जा सकता है, करेक्ट? तो इस पेपर पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पेपर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस पेपर में आए थे। जैसे कि 2016 में कुछ क्वेश्चंस जो आए थे वो आपके सामने हैं। रस्टिंग अकर्स इन आयरन बट नॉट इन एल्यूमीनियम, एक्सप्लेन व्हाई। लोहे में जंग लगता है परंतु एल्यूमीनियम में नहीं, ऐसा क्यों? राइट। इसी तरीके से व्हाट इज एपिसेंटर, तो ये 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब जो 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, अगर उनको देखें, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट आर मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, पेटेंट क्या है और पेटेंट देने हेतु क्या मुख्य आवश्यकता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ सेंचुरी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, करेक्ट। फिर अगर हम देखें तो जीन थेरेपी क्या है एवं यह सपोर्टिव थेरेपी से कैसे भिन्न है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये 125 वर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए, इनको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं जो 250 वर्ड्स में पूछे गए, वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का वर्णन करें, थर्मोप्लास्टिक्स एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में उदाहरण सहित विभेद करें। करेक्ट, एक्सप्लेन प्लास्टिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विद एग्जांपल। तो 250 वर्ड्स में आपको ये डिफाइन करना था, राइट। तो ये जो पेपर है, ये जैसा कि मैंने कहा थोड़ा चैलेंजिंग है, तो स्ट्रेटेजी थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए, आप कुछ भी करें, आपको अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड के तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इस पेपर में भी जैसा कि हमने पहले देखा था 35% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं आपको। तो ऐसा मत करिए कि आप 35% मार्क्स भी ना ला पाएँ, वो तो फिर ब्लंडर हो जाएगा, वो डिज़ास्टर हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? तो एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन कर लें कि मोर देन 35% आप इज़िली इसमें स्कोर कर सकें, करेक्ट? तो आई होप कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द 7th पेपर। तो सबसे पहले जो 7th पेपर है उसके पैटर्न को आप देख लीजिए। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से लेकर 6 तक के जो पेपर्स थे उनके पैटर्न को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हमने एथिक्स का पेपर भी डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँगे। इसको आप अच्छे से खुद से आप स्टडी कर लीजिएगा, करेक्ट? अब ये जो 7th पेपर है, देखिए इसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें 120 मार्क्स के, राइट, और 80 मार्क्स का इसमें इसमें एथिक्स आता है। तो ये पेपर भी एक तरीके से थोड़ा-सा डिसाइसिव तो है ही, और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये पेपर एक प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। तो इस पेपर के लिए नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को अर्ली प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप डेली अपने रूटीन में शामिल करें कि 1-2 घंटा आपको जो है मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको एक प्लस पॉइंट तो है ही, उनके लिए एक एडवांटेज है, लेकिन अगर वो भी इसको लाइटली लेंगे तो उनके लिए भी ये पेपर थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें। देखिए, मैथ्स में अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो बहुत अच्छा स्कोर कर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मार्क्स, अगर आपका सॉल्यूशन ठीक है और आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ठीक निकाला तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं, करेक्ट? तो मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है आपको बहुत अच्छे से। इसी तरीके से एथिक्स में 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ थिंकर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, तो उनसे रिलेटेड आप अपने मेक योर ओन नोट्स एंड जस्ट रिवाइज़ देम बिफोर द एग्ज़ाम। उनको अच्छे से एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लीजिए। फिर कुछ केस स्टडी से जुड़े हुए क्वेश्चन्स आते हैं, तो 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, राइट? तो पुराने पेपर्स को देख के आप इस पेपर का एक बेहतर आइडिया ले सकते हैं।
लेकिन हिंदी के पेपर की तरह ये पेपर भी बहुत डिसाइसिव है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेंस एग्जाम में। अब कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, करेक्ट? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं कुछ। जैसे एथिक्स से आता है, एक क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन इंट्यूशन एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइड। नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा की व्याख्या समझाइए। विसिल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं? विसिल ब्लोअर के प्रमुख कार्य क्या है? राइट, तो ये 20 वर्ड्स में आपको मेंशन करना था। इसी तरीके से 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आया, व्हाट इज एटीट्यूड, एक्सप्लेन चेंजेस इन एटीट्यूड। मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। राइट, फिर जो मैथ से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये 2016 के पेपर से हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और लेवल ऑफ क्वेश्चंस को समझिए, है ना, कि किस लेवल के क्वेश्चन। हालांकि 10th लेवल का मैथ्स आता है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत टाइम से आपने मैथ्स को छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, करेक्ट? तो ये एथिक्स से क्वेश्चन है, बीच बीच में कुछ एथिक्स से क्वेश्चन है, फिर मैथ से क्वेश्चन है, तो आप पैटर्न प्लीज जरूर देख लीजिएगा। 250 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है, एथिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द एसेंशियल मोरल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस एज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा वर्णित सिविल सेवा के अनिवार्य नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो 250 वर्ड्स में ये लिखना था आपको आंसर, और एथिक्स का क्वेश्चन है, करेक्ट? इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन है 250 वर्ड्स वाले, वो दिए हुए हैं, इसको भी आप आराम से पढ़ के और समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। उत्तराखंड पीसीएस के मेंस एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं, हमने उसको डिटेल में स्टडी किया, हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे, और आई होप कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेटेजी मेकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, करेक्ट? तो इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, आपका 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में इंटरव्यू को लेकर एक फियर रहता है, बट यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड ऑफ द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बेसिकली आपका नॉलेज का जो टेस्ट था वो तो मेंस में हो ही गया। अब यहाँ इंटरव्यू में बेसिकली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज जज्ड, राइट? तो आपको एक दो बातों को लेकर ध्यान रखना है। जैसे कि पहली चीज़, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इंटरव्यू। यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल फॉर द इंटरव्यूअर्स। आपके अंदर अग्रेशन नहीं आपको शो करना है बिल्कुल भी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, तो आप उसको गलत आंसर देने की कोशिश मत करिए। आप सिंपली उसके लिए सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, राइट? दूसरी बात ये कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया और आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर कुछ इंटरव्यूअर्स ये कहते हैं कि नहीं, यू आर रॉन्ग, आपने गलत जवाब दिया, तो वहाँ पर आप उनसे डिबेट मत करिए, उनसे बहस मत करिए, आप वहाँ पर भी बहुत पोलाइट रहिए, और आप सिंपल कह सकते हैं कि सर, एज़ फार एज़ माय नॉलेज इज़ कंसर्न, जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर, मैंने ऐसा ही पढ़ा है, मे बी यू आर राइट सर, सर हो सकता है कि आप भी ठीक हो। तो कि बीच का रास्ता, एक एक मिडिल पाथ लेते हुए आप जो है निकल जाइए, रादर कि आप उनसे उलझना स्टार्ट कर दें कि नहीं सर, आई एम राइट, आप रॉन्ग हैं, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है, राइट? बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना होगा। अब इंटरव्यू के बारे में हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें हम बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करें, राइट? तो देखिए, अब तक हमने पैटर्न ऑफ पेपर समझा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, हमने इस चीज़ को समझा, और थोड़े बहुत डिस्कशन हमने इंटरव्यू के ऊपर भी किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ एनालिसिस ऑफ मेंस मार्क्स। अब हम मेंस के मार्क्स का कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 2012 और 2016 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, उसके जो मेंस के कट ऑफ मार्क्स थे उसका एनालिसिस है। देखिए, फॉर एग्जांपल 2012 में जनरल का जो कट ऑफ था आउट ऑफ 1500, दैट वाज 734, यानी अराउंड 49% गया। 2016 में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 792 रहा, यानी कि नियर अबाउट 53%। इसी तरीके से जो उत्तराखंड वीमन का जो कट ऑफ था जनरल में, 2012 में ये रहा 711, 2016 में ये भी बढ़ गया और 757 रहा। ओबीसी का कट ऑफ 2012 में 700 था और 2016 में 721। इसी तरीके से एससी का 596 इन 2012 और 637 इन 2016। यानी कुल मिलाकर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 2012 के कंपैरिजन में 2016 में कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा।
अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दैट मे बी कि सिंसियर कैंडिडेट्स की संख्या शायद बढ़ती चली जा रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2012 की तुलना में 2016 तक आते-आते शायद रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और अब आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए शायद बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो कई कारण इसके हो सकते हैं, बट ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ा है 2016 में, है ना? 2012 के कंपैरिज़न में। अब अगर हम डिफरेंस ऑफ मार्क्स देखें कैटेगरी वाइज 2016 में, तो हम देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स में 2016 में 71 मार्क्स का डिफरेंस रहा। लाइकवाइज जनरल और एससी के कट ऑफ मार्क्स में 155 मार्क्स का डिफरेंस रहा और जनरल और एसटी के मार्क्स में 93 मार्क्स का डिफरेंस रहा। तो ये हमने देखा कि कट ऑफ मार्क्स मेंस के कितने रहे, 2012 में क्या रहा, 2016 में क्या रहा और कैटेगरी वाइज कितना-कितना डिफरेंस मेंस के मार्क्स में रहा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, राइट? तो देखिए 2016 और 2012 के मार्क्स जो हैं डेप्यूटी कलेक्टर के लिए उसका एक एनालिसिस दिया हुआ है, राइट? 2016 की अगर हम बात करें तो जो मेंस का कट ऑफ मार्क्स था जनरल कैंडिडेट के लिए बॉयज में दैट वाज 792 और फाइनल कट ऑफ मार्क्स रहा फॉर एसडीएम 1032, यानी जो डिफरेंस रहा 240, राइट? इसी तरीके से जनरल गर्ल्स का जो मेंस का कट ऑफ था दैट वाज 757 एंड फाइनल कट ऑफ फॉर एसडीएम इट वाज 1016 एंड द डिफरेंस वाज 259। इसी तरीके से ओबीसी का मेंस का कट ऑफ मार्क्स 721 और फाइनल कट ऑफ मार्क्स फॉर डेप्यूटी कलेक्टर इट वाज 1019 और डिफरेंस रहा 298, यानी अबाउट 300 मार्क्स का डिफरेंस रहा। इसी तरीके से फिर हम अगर एससी को देखें तो एससी का मेंस का कट ऑफ मार्क्स रहा 2016 में 637 एंड फॉर एसडीएम इट वाज 930 एंड द डिफरेंस वाज 293। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि फॉर बीइंग सेलेक्टेड एज डेप्यूटी कलेक्टर आपको मेंस का जो कट ऑफ मार्क्स है वहां उस कट ऑफ मार्क्स से आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है मेंस में स्कोर करना पड़ेगा, राइट? अगर आप जनरल की बात करें तो देखिए लगभग 100 मार्क्स जो है आपको मेंस से कट ऑफ मार्क्स से आपको एक्स्ट्रा स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे 2016 की बात करें तो वहाँ जो मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में किसी को दिए गए दैट वाज 150, राइट? ऑन एन एवरेज 130 या 125 मार्क्स आप समझ सकते हैं। 150 वाले कैंडिडेट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स अगर मिल भी जाए आपको 150 और में से कट ऑफ मार्क्स देखें 792, तो 792 और 150 को मिलाकर भी अगर हम देखेंगे तो भी आप डेप्यूटी कलेक्टर के फाइनल कट ऑफ मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट? इसी तरीके से सभी कैटेगरीज के डिफरेंस को आप काउंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वन हैज़ टू गेट 150 to 200 more marks than mains cutoff marks for being selected as deputy collector। यानी कि अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो मेंस के कट ऑफ मार्क्स से लगभग 150 से 200 मार्क्स आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी आप सेफ जोन में आ सकते हैं, राइट? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से 2012 के जो मार्क्स थे डेप्यूटी कलेक्टर के फाइनल कट ऑफ मार्क्स, उसका भी एनालिसिस दिया हुआ, डिफरेंसेस दिए हुए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा बेसिकली, है ना? लेकिन अगर आपको जो सबसे बड़ी पोस्ट है एसडीएम की पोस्ट है पीसीएस में, अगर वो लेनी है तो आपको फिर डेफिनेटली 150 से लेकर 200 नंबर में से कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा लाने ही पड़ेंगे। ओनली देन यू कैन बी सेलेक्टेड एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, राइट? नाउ लेट अस सी द टॉपर्स मार्क्स इन 2016 एग्जामिनेशन। 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो टॉप 4 रैंकर्स थे उनके मार्क्स मैंने दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। जैसे कि रैंक 1 जो टॉपर थे जिनकी रैंक 1 थी उनके अगर मार्क्स को हम देखें तो पेपर 1 में he got 198 marks out of 300, right? पेपर सेकंड में 112, पेपर थर्ड में 118, पेपर फोर्थ में 127, पेपर फिफ्थ में 102, पेपर सिक्स में 107, पेपर सेवन में 120 मार्क्स। तो जो रैंक 1 जिनकी थी उनके मार्क्स दिए हुए, टोटल इनका रहा 884 और इंटरव्यू में इनके मार्क्स आए 150। टोटल जो निकल के आया दैट इज 1034। इसी तरीके जो सेकंड रैंकर थे उनके जो फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स, आई थिंक ये हाईएस्ट मार्क्स थे इस पेपर में, राइट? फिर पेपर सेकंड में मार्क्स इनके काफ़ी कम रहे 89
पेपर थर्ड में 104, फिर 128, 117, 108 एंड 150। तो 150 मार्क्स इनके 7th पेपर में, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का जो पेपर था वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और पेपर 1 में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। इनके जो मेंस के मार्क्स रहे वो टॉपर्स के मार्क्स से ज़्यादा थे। देखिए, जो फर्स्ट रैंकर थे उनके मार्क्स 884, और इनके मेंस पे मार्क्स से जो सेकंड रैंकर थे 902, राइट। लेकिन इंटरव्यू में इनको जो टॉपर्स थे उनसे 20 मार्क्स कम मिले, 130 मार्क्स इनको इंटरव्यू मिले, इसलिए इनका टोटल 1032 रहा। यानी टॉपर्स के मार्क्स से केवल 2 नंबर इनके मार्क्स कम थे। इसी तरीके से रैंक थर्ड और रैंक 4 जिनकी थी उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पेपर फर्स्ट और पेपर 7th जो है, यानी भाषा का पेपर और जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर, ये बहुत डिसाइसिव है, राइट। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए और इवन आपकी रैंक को डिसाइड करने के लिए भी ये दोनों पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपर्स मार्क्स इन यूकेपीसीएस 2016। तो अब तक हमने मेंस के कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस किया, डेप्यूटी कलेक्टर के मार्क्स का एनालिसिस किया, और 2016 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें जो टॉप 4 रैंकर्स थे उनके मार्क्स का भी हमने एनालिसिस किया। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो सकती हैं, उनको हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भाषा का पेपर है, हिंदी का पेपर है, उसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। देखिए, इसमें एक डॉक्टर हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। आप उसको हिंदी की तैयारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, खास तौर से व्याकरण का जो पार्ट आता है उसके लिए। या इसके ऑप्शन के तौर पे आप डॉक्टर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब भी ले सकते हैं, और लूसेंट्स की सामान्य हिंदी की जो बुक आती है वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, राइट। फिर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मार्क्स से क्वेश्चन वहाँ से भी रिपीट हो जाते हैं, राइट। कुछ टॉपिक्स जैसे राजभाषा परिनियमावली, हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, इन टॉपिक्स के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करके कुछ अच्छे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनके लिए कोई पर्टिकुलर बुक अभी तक मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो बुक्स है आप उनका यूज़ करें और इंटरनेट का यूज़ करें, और इन टॉपिक से रिलेटेड आप जो है नोट्स बना लें, राइट। तो ये सारी बुक्स जो है मैंने आपको बताई, इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप एक एक बुक पढ़ें, आप देख लीजिए जैसे डॉक्टर हरदेव बहारी या डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, इसमें से किसी भी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये तो बात रही हिंदी की। ये यहाँ पे ये बुक्स जो हैं वो दिए हुए, उनकी पिक्चर दी हुई हैं, जैसे हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी, और नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, फिर लूसेंट की सामान्य हिंदी, करेक्ट। इसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो आप हिस्ट्री को स्टार्ट करिए एनसीईआरटी से, और उसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए। इससे आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का पार्ट कवर हो जाएगा। फिर स्पेशली मॉडर्न के लिए और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है स्पेक्ट्रम की, राजीव अहीर सर की बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जो कल्चरल पार्ट है उसके लिए आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया सर की बुक है हिंदी इंग्लिश में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रिसोर्सेज और वही हैं जो यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। बस आपको ये देख लेना है कि आपको कौन सी अप्रोच के साथ उस बुक को पढ़ना है, राइट। ये जो बुक्स लिखी हैं जैसे स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर और इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया एनसीईआरटी, ये हमने यूपीएससी में भी आपको बताई थी, और मोर और लेस ये वही बुक्स हैं, करेक्ट। ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसकी पिक्चर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। ये नितिन सिंघानिया सर की बुक है, ये आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें, जो थर्ड पेपर है उसकी, तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, यही बुक हमने यूपीएससी के लिए भी रेफ़र की थी, और यही यहाँ पर भी आपको स्टडी करनी है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड सोशल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनके लिए आप करंट अफेयर्स की मैगजीन से अपने नोट्स बना सकते हैं, और इंटरनेट का यूज़ करके पहले से इनके नोट्स बना के आप तैयार कर लें, राइट। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले 11th-12th की एनसीईआरटी कवर करिए। फिर माजिद हुसैन सर की बुक है, वो आप देख सकते हैं, या महेश बंडवाल सर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। इस बुक में भी एनसीईआरटी को कवर करके बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये इनमें से आप कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर स्टैटिक पार्ट के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक भी, जो भूगोल की बुक आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और भौतिक भूगोल के लिए जीसी लियोंग की किताब है, उसका भी आप जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पार्ट के लिए शंकर आईएएस की जो बुक आती है वो आप देख सकते हैं, या इराक भरूचा की बुक आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आपको अपने पास एक एटलस भी रखना होगा, और आपको जो है जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप होते हैं इंडिया और वर्ल्ड के, वो भी आपके स्टडी रूम की वॉल पर होने चाहिए, राइट।
तो ये ज्योग्राफी की बुक्स के बारे में रही बात। ये माजिद हुसैन सर की बुक की पिक्चर दी आप देख सकते हैं, और दिस इज महेश बंडवाल सर्स बुक। ये उनकी बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, राइट। ये जीसी लियोंग की बुक है, और इराक भरूच शंकर आईएएस की बुक है इन्वायरमेंट की, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर ये इराक भरूचा की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे बुक है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप इसको भी अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की। तो उसके लिए भी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th की, जिससे आपकी बेस मेकिंग होगी। फिर एसएन लाल की एक बुक आती है अर्थव्यवस्था के ऊपर, हिंदी में ही आती है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको आप नहीं पढ़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक्स रमेश सिंह सर की बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर परीक्षा वाणी की जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी स्टडी करना पड़ेगा, ना केवल राष्ट्रीय इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बल्कि अपने स्टेट का भी, राइट। फिर इकोनॉमी के लिए आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर, जो करंट इश्यूज है वहां से आप शॉर्ट में अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे। ये कुछ बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनकी पिक्चर्स है आप देख सकते हैं। 11th में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप ले सकते हैं। और फिर 12th में 2 बुक्स आती हैं, पतली पतली बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, राइट। इसी तरीके से रमेश सिंह सर की बुक है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैकग्रॉ हिल की बुक है, इसको भी आप जो है इकोनॉमी के लिए पढ़ सकते हैं। ये एहसन लाल सर की बुक है। ये भी अच्छी किताब है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इस सेक्शन के लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप जो है एनसीईआरटी 6 और 12th की जो है वो कवर करिए। देखिए, ये मैं आपको जो रिसोर्सेज बता रहा हूँ, ये रिसोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बता रहा हूँ, राइट। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करके आपको पढ़ना है, कलेक्टिव स्टडी करनी है, आप उसको सेग्रीगेट मत करिए, राइट। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर लूसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब आती है, जनरल साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और फॉर टेक्नोलॉजी पार्ट विजन आईएएस के नोट्स आप ले सकते हैं, या मैगजीन्स और इंटरनेट से यूज करके आप जो है नोट्स बना लीजिए अपने, ठीक। फिर जनरल एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल सर की बुक या राकेश यादव सर की बुक, ये आप देख सकते हैं फॉर प्रीलिम्स। और मेंस के लिए 6 to 12th की जो मैथ्स की बुक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये पेपर भी तैयार हो जाएगा। फिर एथिक्स की अगर बात करें, तो क्रॉनिकल पब्लिकेशन की लेक्सिकन के नाम से बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आजकल ये बुक बहुत पढ़ी जा रही है, तो आप इस बुक से अपना एथिक्स का पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि या घटना चक्र समसामयिक की एक मैगजीन आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको डेली अपनी हैबिट में शामिल करनी ही करनी है, राइट। अब प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, तो उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हम देख सकते हैं विंसर ईयर बुक जो है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। देखिए, उत्तराखंड की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बुक एक ऐसी है जो स्टैंडर्ड भी है, ऑथेंटिक भी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। विंसर ईयर बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। फिर इसके अलावा उत्तराखंड की एक स्पेशल बुक आती है परीक्षा वाणी की, आप उसको देख सकते हैं। उस पे भी आपका स्टैटिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे की एक पुस्तक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, हिमांशु कफलटिया, ये हिमांशु कफलटिया सर की बुक है, जिन्होंने 2016 का एग्जाम टॉप किया था, तो इन्होंने एक बुक लिखी है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर करंट अफेयर्स के लिए उत्तराखंड समसामयिकी करके एक पतली सी मंथली मैगजीन आती है, इसको भी आप स्टडी करते रहेंगे तो आप करंट से अपडेट रहेंगे, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया। इन बुक्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, राइट। तो ये उत्तराखंड ईयर बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये हिमांशु कफलटिया सर की बुक है, ये इंग्लिश में है, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो जो सारी बुक आपको नहीं पढ़नी है, आपके काम की जो चीज़ें हैं आप उनको पढ़ के और शॉर्ट में अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये परीक्षा वाणी की बुक है उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। फिर कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बुक लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई, ये वो बुक हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, आप जो है अपने तरीके से अपनी ज़रूरत को समझते हुए आप और भी बुक्स को अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं, राइट।
अब ये कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं, जैसे रीड एंड एनालाइज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से थॉरोली स्टडी करना है, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, फिर उसके बाद अपने सिलेबस को रीडिफाइन करना है, राइट। रीडिफाइन करने का मतलब है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को इंटीग्रेट कर लीजिए, राइट, और कलेक्टिव स्टडी करिए। आप प्रीलिम्स और मेंस के अलग-अलग प्रिपरेशन मत करिए, उसको कलेक्टिव स्टडी करिए, आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहे और मेंस भी तैयार होता रहे, तो इसका मतलब वो है, ठीक है। फिर लेस इज मोर, ये आपको फंडा याद रखना है, दैट इज रीड लेस बट रिवाइज मोर। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 4 बार पढ़ें, राइट। सो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, बहुत सारी बुक्स का ढेर मत लगाइए, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, राइट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू आर रीडिंग, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट आर यू रीडिंग। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, राइट। एंड डू रेगुलर आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही करनी है, राइट। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आप मेंस में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी और वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। सो स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसको कल पे टालते नहीं रहना है, बिकॉज कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स, राइट। एंड लास्ट, ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपको कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बिल्कुल मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए, फिर 1 दिन छुट्टी कर ली, फिर पढ़ लिए, फिर छोड़ दिया। बिल्कुल कंसिस्टेंस तरीके से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब एट स्टेट लेवल, सो यू नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज यू हैव टू गिव योर बेस्ट एट एवरी स्टेज। तो लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा इशू ये है कि इसके फॉर्म रेगुलर नहीं आते हैं, टाइम गैप बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 2012 का जो बैच था उसके फॉर्म आए 2014 में और फाइनल रिजल्ट आया 2017 में। इसी तरीके से 2016 का बैच 2019 में जाकर फाइनल हुआ। तो एक बहुत लंबा टाइम गैप है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको एक डिस्करेजमेंट हो जाता है, एक डिसअपॉइंटमेंट उनको हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना हो, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें और ज़्यादा अपनी तैयारी में सुधार करने की कोशिश करते रहें, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी करिए कि जब भी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिले, तो आपका नाम टॉप 5 या टॉप 10 में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको फिर से 3 से 4 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लंबा टाइम गैप है। इसके साथ-साथ आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दूसरे स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, आप उसको भी दे सकते हैं, जिससे आपको अपना असेसमेंट करने में हेल्प मिलेगी, राइट? अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस टाइम गैप को कम किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।